Hey guys, what's up? Vachal this side. You're watching Vigyan. I hope you're doing great and I'm doing great as well. So first of all, I would like to wish every one of you a very happy Holi in advance. आपको मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे हॉट टॉपिक के बारे में जो हर पीसी गेमर को, हर कंटेंट क्रिएटर को काफ़ी टाइम से परेशान किए हुए है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात करने वाला हूँ ग्राफिक्स कार्ड के स्टॉक की शॉर्टेज के बारे में और ग्राफिक्स कार्ड की ओवर प्राइसिंग के बारे में। हर कोई मार्केट में बता रहा है कि क्यों शॉर्टेज हो रही है, क्यों ओवर प्राइसिंग हो रही है, बट कोई डिटेल में नहीं समझा रहा है कि किस वजह से ये शॉर्टेज हो रही है, कब तक ये शॉर्टेज चलेगी और क्या आपको ग्राफिक्स कार्ड इस समय इस प्राइस पे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम पूरा ये सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आप उनमें से हैं जो ग्राफिक्स कार्ड खरीदना चाह रहे हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू इट। ओके गाइस, वेलकम बैक। तो हमारी जो पहली सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है जीपीयू के स्टॉक्स की शॉर्टेज। तो हमें ये समझना होगा ये शॉर्टेज किस वजह से हो रही है। तो इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला है लॉकडाउन जो 2020 में लगा था और दूसरा है अभी की जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग है उस वजह से। तो लॉकडाउन कैसा मेजर रोल प्ले कर रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कंपनी का इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, वो है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बहुत लोग को इसके बारे में पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा। जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि TSMC वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है ना। तो इसका क्या रिलेशन है ग्राफिक्स कार्ड से वो मैं आपको भी बताता हूँ। और इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो है सैमसंग से। और सिमिलरली ऐसी बहुत सारी अदर फाउंड्रीज़ हैं, इनको फाउंड्रीज़ बोला जाता है जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करता है। तो ऐसी बहुत सारी अदर फाउंड्रीज़ हैं यूरोप में और बाकी अलग कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में और अदर कंट्रीज़ में। वहाँ पर भी ऐसी फाउंड्रीज़ हैं जो सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है। तो ये सब कंपनीज़ जब लॉकडाउन लगा था तो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बंद हो गया था, ये सब हॉल्ट पे आ गई थी। तो अब ग्राफिक्स कार्ड से इनका क्या रिलेशन है? तो ग्राफिक्स कार्ड में जो चिप्स लगती हैं, जो बनती हैं, वो यही सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं। तो ये कंपनी जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है ये आगे सप्लाई करती हैं AMD को, NVIDIA को, और वो फिर जाके ये सारे ग्राफिक्स कार्ड डिज़ाइन करती हैं। तो जब वो लॉकडाउन की वजह से वो कंपनीज बंद हो गई तो क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर का बनना बंद हो गया, सेमीकंडक्टर चिप्स का बनना बंद हो गया और शॉर्टेज हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड सेमीकंडक्टर की। तो NVIDIA, AMD, इंटेल, एप्पल, इन सब के पास चिप्स नहीं जा रही थी, तो वो अपना प्रोसेसर उतने लेवल पे नहीं बना पा रहे थे जितने मास प्रोडक्शन पहले करते थे। अब लॉकडाउन के टाइम तो दिक्कत नहीं आई क्योंकि उस समय सब कुछ बंद था, इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी लोगों को। बट दिक्कत था भाई जब लॉकडाउन धीमे धीमे खुलने लगा। जब लॉकडाउन धीमे धीमे खुलने लगा तो क्या हुआ कि ये जो आप समझना, ये जो कंपनीज हैं ये सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड के लिए चिपसेट नहीं डिज़ाइन करती, ये मैन्युफैक्चरिंग करती हैं अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए आपके, और जो डिफेंस सेक्टर होता है उसमें ये सारी चिप्स यूज़ होती हैं। तो जैसे जैसे लॉकडाउन खुलने लगा वैसे वैसे हर जगह से डिमांड आने लगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर से, डिफेंस सेक्टर से, जो PC पार्ट्स बनाते हैं वहाँ से, इनके पास अलग अलग जगह से डिमांड आ रही थी। बट ये कोप अप नहीं कर पा रही थी उन सारी डिमांड्स को क्योंकि ये फुल फ्लेज अपनी कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर रही थी। जैसे जैसे लॉकडाउन खुला डिमांड दुगनी तिगनी होती गई, बट ये सप्लाई नहीं कर पाया उस हिसाब से। और अभी आपको मैं अगर आर्टिकल लिंक्स दिखाऊंगा, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, यहाँ पे भी फोटो दिखा दूंगा, उसमें ASUS के जो CEO हैं उन्होंने बताया है कि हमें लग रहा था कि जो डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई होगी और जो सप्लाई बढ़ जाएगी कुछ आने वाले समय में, बट वैसा नहीं हुआ और 10 to 30% तक NVIDIA की जो सप्लाई है GPUs की वो गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि NVIDIA इस समय देखो सैमसंग से चिप्स मैन्युफैक्चर करवा रहा है 8 नैनोमीटर्स वाली, ठीक है। तो सैमसंग इतना केपेबल अभी नहीं है, इतना अच्छे से प्रोसेस वापस से नहीं उनका शुरू हुआ है कि वो इतनी ज़्यादा मास प्रोडक्शन कर पाएँ चिप्स का। तो उस वजह से भी चिप्स नहीं जा रही हैं NVIDIA के पास। तो NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड आगे मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है, और आगे ग्राफिक्स कार्ड मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है तो इन रिटर्न जो MSI है और आपका गीगाबाइट है, Asus है, इन सबको आगे वो ग्राफिक्स कार्ड नहीं दे पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ग्राफिक्स कार्ड के
जो स्टॉक है उसमें शॉर्टेज आना शुरू हो गई थी जैसी जैसी लॉकडाउन खुला था। अब दूसरा जो मेन रीज़न है वो है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का। अब भाई वो क्या है वो आपको समझना पड़ेगा ये कि भाई क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक इंडिविजुअल भी कर रहा है इस समय और कंपनीज भी कर रही हैं। तो वो कंपनीज कौन कौन सी हैं? बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, टेस्ला है, अमेजोन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत जितनी भी बड़ी कंपनीज आप जानते हो सब इस समय क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में लगी हैं, इथीरियम की माइनिंग में लगी हैं और बिटकॉइन की माइनिंग में लगी हैं। ये दो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी माइनिंग में ये सारी कंपनीज लगी हैं और बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लगे हुए हैं। तो कैसे ग्राफिक्स कार्ड कैसे यूज़ हो रहा है उस माइनिंग में? बेसिकली पहले क्या था, लोगों को लगता था कि सीपीयू ही सिर्फ माइन कर सकता है आपकी क्रिप्टो करेंसी, और क्योंकि इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें तो सिर्फ सीपीयू ही सॉल्व कर सकता है, लोगों को लगता था। बट जैसे जैसे आगे पता चला लोगों को यार ग्राफिक्स कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं हम क्रिप्टो करेंसी माइन करने के लिए, तो लोग मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करके कंप्यूटर को चला के छोड़ देते हैं और फिर माइनिंग करने लग जाते हैं। तो उसका एक अलग प्रोसेस है। अगर आपको माइनिंग सीखनी है तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टीच यू, बट आप गूगल पे जाके देख सकते हो और अपनी रिसर्च खुद कर सकते हो कैसे माइनिंग करते हैं। बट मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा कि लोगों ने कितने सारे ग्राफिक्स कार्ड खरीद रखे हैं सिर्फ क्रिप्टो करेंसी माइन करने के लिए, एक एक लोगों ने। तो ये सोचो एक इंडिविजुअल कर रहा है तो सारी कंपनीज क्या कर रही होंगी। तो ये जो जाइंट्स हैं वो क्या करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप समझो कि शॉर्टेज होती कैसे। अब मैं बताता हूँ इसमें बेसिकली कि 3 लोग हैं, ए बी सी। ए है आपकी एनवीडिया जो ग्राफिक्स कार्ड बना रही है, बी है आपकी एप्पल या फिर गूगल या फिर ये अमेजोन, टेस्ला, ये सारी कंपनी जो क्रिप्टो करेंसी में लगे हुए हैं, और सी है एक डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मल, ठीक है। तो ए जो एनवीडिया है उससे डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी डिमांड दी कि भाई मेरे को 5 3070 चाहिए, 5 3080 चाहिए, 5 ये चाहिए। अब इधर से जो बी वाला कैंडिडेट है जो कि है आपका गूगल या टेस्ला, जो भी कंपनी जो माइनिंग में लगी हैं, वो कहेंगे कि भाई मेरे को स्टॉक चाहिए 70 3070 चाहिए, 80 मेरे को 3080 चाहिए, 90 मेरे को 3090 चाहिए। ऐसे वो डिमांड डालेगी उसके ऊपर कि इतना इतना स्टॉक मेरे को चाहिए। तो देखो एनवीडिया क्या करेगी भाई, सिंपल बात है, कोई भी कंपनी होती है बेसिकली अपना प्रॉफिट ही सोचती है। जो उसके हक में होता है और जो उसको लगता है कि जहाँ से उसका प्रॉफिट आ जाएगा, जहाँ में बल्क में ऑर्डर निकल जाएगा, वहाँ पे वो अपना सेल आउट करती है। तो वो डायरेक्टली यहाँ पे सप्लाई करेगी पहले, फिर जो स्टॉक बचेगा वो आगे से डिस्ट्रीब्यूटर को देगी या किसी और वेंडर को देगी, जैसे एमएसआई ने मांगा तो वो बाद में उनको देगी। पहले वो सप्लाई करेगी जहाँ से उनको बल्क ऑर्डर मिल रहा है। कोई भी कंपनी है, कोई भी एंटिटी है, वो प्रॉफिट मेकिंग को सबसे ज़्यादा महत्व देती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। मैं 3 साल से इस फील्ड में हूँ, मेरे को पता है कोई भी कंपनी है, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ, मेरे को पता है कि प्रॉफिट मेकिंग कितना बड़ा एक एस्पेक्ट है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर कहीं से बल्क डील है तो वो कंपनी सबसे पहले बल्क डील को ही पकड़ेगी, उसके बाद ही किसी छोटी डील को प्रोवाइड कराएगी। समझ रहे हो आप चीज़ बात? तो यहाँ पर सारा स्टॉक क्या है, ये जो क्रिप्टो करेंसी माइनर्स हैं वो लिए जा रहे हैं, इंडिविजुअल्स हैं वो लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर सिनेरियो चल रहा है, इस वजह से भी स्टॉक्स में शॉर्टेज हो रही है। तो ये 2 मेन रीज़न थे कि जीपीयू के स्टॉक की शॉर्टेज क्यों हो रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी सेकेंड प्रॉब्लम की, जो कि है ओवर प्राइसिंग ऑफ द जीपीयूज़। कि भाई ये जीपीयूज़ इतने ओवर प्राइस्ड क्यों हैं, 2 गुना 3 गुना प्राइस मेरे को क्यों पे करना है इनका, मतलब ऐसा क्या हो गया है इनमें। तो वो आप यहाँ से समझो कि देखो सबसे सिंपल रूल है कि डिमांड एंड सप्लाई का, कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, अगर सप्लाई वैसे वैसे बढ़ रही है तो रेट कम होगा। अगर डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है और सप्लाई घट रही है, सप्लाई कोप अप नहीं कर पा रही, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। समझ लो, प्राइस तुरंत शूट हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि जब सप्लाई कर ही नहीं पा रहा है एनवीडिया, सप्लाई कर ही नहीं पा रहा है एएमडी, तो ऑब्वियसली उसकी जो डिमांड है बढ़ती जा रही है और सप्लाई नहीं हो रहा है, तो प्राइस ऑब्वियसली उसका बढ़ेगा। तो आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो कि एनवीडिया 10 रुपये का कोई ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चर करता है, फॉर एन एग्जांपल। 10 रुपये का नहीं करेगा, बट 20 25 30 हज़ार का जो करेगा उतना अगर कैलकुलेशन हम करने बैठ गए तो दिक्कत होगी, इसलिए छोटे फिगर से लेते हैं। 10 रुपये का कोई ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चर करता है, वो 10 रुपये का ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चर करके कहाँ देता है, वो एमएसआई को देता है और वो एसस को देता है, गीगाबाइट को देता है, ठीक है। ये वेंडर्स हो गए। तो ये क्या करते हैं, वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं उस ग्राफिक कार्ड पर और वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर को आगे सेल आउट करते हैं। तो 10 रुपये में इनको मिला, इन्होंने क्या किया, 15 रुपये में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया या 12 रुपये में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। अब 12 रुपये में वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिल गया, डिस्ट्रीब्यूटर भी कहेगा ठीक है मैं मार्जिन कमाता हूँ और इसको 15 रुपये में रिटेलर को देता हूँ। तो रिटेलर को वो 15 रुपये में मिल गया। अब वो 15 रुपये का चीज़ रिटेलर 20 में बेचे, 25 में बेचे, अब वो रिटेलर के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे कोई इस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है नहीं इसके इंडिया में इस समय फ़िलहाल, या कहीं पर भी रेगुलेशन
कैलकुलेशंस कुछ नहीं हो रही है, कुछ किसी रेट में भी ये जा रहा है, मतलब कोई MRP डिसाइडेड ही नहीं हो रही है इसकी, बस बिक रहा है तो बिक रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड है, इस वजह से ये ओवर प्राइस बिक रहा है। आपने देखा होगा लॉकडाउन में सैनिटाइजर की इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई थी कि भाई जो 50 रुपये की बॉटल थी वो 150-100 रुपये में बिक रही थी। तो सिमिलरली वही कंडीशन यहाँ पे है। तो अब ये तो नॉर्मल सिचुएशन है कि 10 रुपये का बेचा MSI को, MSI ने 12 का बेचा और 12 का 15 किया रिटेलर को, रिटेलर ने 15 का 20 कर दिया, ठीक है। बट अभी की जो सिचुएशन है वो आपको बताता हूँ वो क्या है कि MSI और एसस ये बोल रहे हैं कि भाई हमने सोचा था Q1 में, जैसे एनवीडिया बोल रहा था कि Q1 और Q2 तक सिचुएशंस ग्राफिक्स कार्ड की सही हो जाएंगी, हम सप्लाई अच्छे से करने लग जाएंगे, वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। बट Q1 समझो कौन सा होता है, Q1 एनवीडिया के लिए होता है जनवरी फरवरी मार्च, Q2 होता है अप्रैल मई जून। तो Q2 तो शुरू हो गया, मतलब अप्रैल तो आई गई, तो कहाँ से कोई स्टॉक मतलब सही हुआ, मेरे को तो नहीं लगता। तो इस वजह से एसस भी सेम चीज़ कह रहा है, MSI भी सेम चीज़ कह रहा है कि भाई हमारे पास तो एनवीडिया की तरफ से स्टॉक ही नहीं आ रहा, सिर्फ 100 यूनिट्स आ रहे हैं पर्टिकुलर रीजन में देने के लिए, और उस रीजन में मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, उसमें 100 यूनिट्स 200 यूनिट्स हमें सप्लाई करने हैं डिवाइड करके। तो जब स्टॉक ही नहीं आ रहा तो हम आगे क्या सप्लाई करेंगे। तो इसी वजह से जो वो आप उसको समझो फिर अब कि 10 रुपये का जैसे मान लो उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, कम सप्लाई करा MSI को, तो MSI अब क्या करेगा, यार हमारे पास तो सप्लाई कम आ रही है, अब हम क्या करेंगे 10 रुपये की जो ब्रांडिंग है उसको करके, ब्रांडिंग करके हम उसको 12 की जगह हम उसको 15 में बेचेंगे। जो कि MSI खुद बोल रहा है कि अगर इतनी सप्लाई कम आई, एसुस खुद बोल रहा है कि अगर सप्लाई आगे तक कम आती रहेगी तो हमें अपने ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, प्राइस हाइक करना पड़ेगा। आर्टिकल में देख दूंगा, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको जाके पूरा पढ़ना, ये बोल रहे हैं साफ साफ MSI। तो इस वजह से भी प्राइसेस हाइक हो रही हैं। तो जब यहीं पे प्राइसेस हाइक हो रही हैं MSI की तरफ से, तो MSI जब आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, जो पहले 12 रुपये में देने वाला था, अब वो 12 की जगह 15 में देगा डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर को तो 3 रुपये का नुकसान है ना इस चीज़ पर, फॉर एन एग्जाम्पल, है ना। तो 15 रुपये में देगा। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, भाई अब तो मेरे को महंगा पड़ रहा है तो मैं आगे महंगा बेचूंगा ताकि मेरा मार्जिन तो कवर हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर उस 15 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में बेचेगा। रिटेलर को जब वो 20 पहले 15 में मिली थी, वो 20 की मिली, तो रिटेलर 20 का 25 में बेचेगा या 25 का 30 में बेचेगा। तो ये चीज़ यहाँ से शुरू हो गई है कि सप्लाई कम है, इस वजह से प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। MSI बोल रहा है हम बढ़ाएंगे भाई, है ना, फिर डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है हम बढ़ाएंगे, फिर रिटेलर बोल रहा है हम बढ़ाएंगे। तो ये एक चेन है जो चलती जा रही है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर जानबूझ के नहीं कर रहा है, ठीक है, कर रहे होंगे कि यार चलो यार डिस्ट्रीब्यूटर क्या खाली थोड़ी ना बैठा है कि मतलब मैंने दुकान खोल ली और बस जो आओ जैसे आओ ले जाओ। यार वो भी पैसे कमाने बैठा है, इस वजह से वो क्या कर रहे हैं कि उनके पास कम यूनिट्स आ रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि यार एक ही यूनिट्स पे चलो पूरा मार्जिन कमा लें, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस उसको बेच रहे हैं। एंड फाइनली एक और ऐसी चीज़ जिसकी वजह से GPU के प्राइस हाइक पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, वो है टैरिफ रेट डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो हर कंट्री का टैरिफ रेट अलग है और इस समय काफ़ी हाई टैरिफ चल रहे हैं हर कंट्रीज़ में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो एक्साइज ड्यूटी और टैरिफ रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं बाहर की, बिजनेस करने से पहले से ही डर रही हैं। तो इस वजह से भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो ये GPU के प्राइसेस हैं उनका इंक्रीज़ हो रहे हैं लगातार, ये टैरिफ्स की वजह से भी हो रहे हैं। जो एक्साइज ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे, जो ये सब कंपनीज़ हैं ग्राफिक्स कार्ड मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। और इसमें कल्प्रिट सिर्फ इंडिया ही नहीं है, बाकी कंट्रीज़ भी हैं, क्योंकि वहाँ की भी एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। से फॉर एग्जाम्पल अमेरिका ही कोई देख लीजिए आप, जब डोनाल्ड ट्रंप की रूलिंग पार्टी थी तो उस समय इन लोगों ने चाइना से टैरिफ रेट बहुत बढ़ा दिए थे। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी चिप्स की TSMC के थ्रू या कोई और कंट्री में जैसे सैमसंग के थ्रू, तो वहाँ पर एक्साइज रेट बहुत बढ़ा दिए थे। तो जो चिप्स आ रही थी इनके कंट्रीज़ में उस पर एक्साइज ड्यूटी और जो टैरिफ्स थे बहुत लग रहे थे। इस वजह से ग्राफिक्स कार्ड का फाइनली जो रेट हो रहा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो ये चीज़ें फैक्टर्स हैं जो कि ऑल टुगेदर कंबाइन करके ग्राफिक्स कार्ड के रेट को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन हो जाते हैं एक साथ और फिर ग्राफिक्स कार्ड का रेट बढ़ता ही जा रहा है इस समय फ़िलहाल के लिए। तो चलिए फिर इस वीडियो को जल्दी से यहीं पर एंड करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के सेकंड और थर्ड पार्ट में लाने वाला हूं, वो एक कंबाइंड वीडियो में मैं लाऊंगा। और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि करंट मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है, कंपनीज कैसे टैकल कर रही हैं इन सिचुएशन को, AMD कैसे कर रही है, एनवीडिया कैसे टैकल कर रही है, और मार्केट में ये सिचुएशन कब तक बनी रहने वाली है, प्राइस ऐसे ही कब तक बने रहेंगे, हाइक रहेंगे या फिर नीचे आएंगे प्राइसेस, और कब तक आएंगे। तो ये मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। और थर्ड पार्ट में मैं अपना ओपिनियन आपको दूंगा कि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो इस सिचुएशन में मैं क्या करता, इतने महंगे ग्राफिक्स कार्ड में इन्वेस्ट करता या नहीं करता, और क्या ही उसके ऑल्टरनेटिव्स होंगे। तो चलिए फिर, आई होप कि आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा
ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो लाऊँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देखने आ जाएँ। ठीक है, फिर आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कीप योर फ्रेंड्स एंड फैमिली क्लोज बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।